Hello everyone, welcome to this comprehensive course on ancient Indian history. हमारे इस कोर्स के लास्ट सेशन में हम वैदिक पीरियड पे डिस्कशन कर रहे थे। हमने वैदिक पीरियड पे हमारी चर्चा शुरू की थी और उस पे हमने अर्ली वैदिक पीरियड पे डिस्कशन हमारा स्टार्ट किया था। यहाँ पे वैदिक पीरियड के समय को लेकर जो डिबेट है या फिर आर्यंस के आने को, उनके ओरिजिन को लेकर जो डिबेट है, उस पर हमने डिस्कशन किया। इसी के साथ-साथ जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा कि कैसे सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसी के आस-पास वैदिक पीरियड के अर्ली वैदिक पीरियड के लोग जो हैं वो रह रहे थे। उनमें से कुछ खुद को सुपीरियर मानते थे तो वो खुद को आर्य बता रहे थे। जो आर्य थे वो दूसरों को इंफीरियर मानते थे तो वो उन्हें दास या दासियों कह रहे थे। इनके लिए इनकी जो वेल्थ है वो है इनके कैटल यानी कि वो है इनके जानवर। ये पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन जो है वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी था। थोड़ी बहुत खेती भी कर रहे थे वो फॉडर के लिए। ये सब चीज़ें हमने कल लास्ट सेशन में हमारे डिस्कस की थी। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा की, भारत क्लेन के बारे में बात की, पंचजन, बैटल ऑफ 10 किंग्स, कैसे इंटर और इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। थोड़ा मटेरियल लाइफ के बारे में बात की, कैसे इस समय में स्पोक व्हील आ रही हैं, मेटल का यूज़ हो रहा है और अयास शब्द हमें मिलता है जो कि शायद एक जेनरिक टर्म हो सकती है किसी भी तरह के मेटल के लिए। लेकिन जिस एरिया में हमें अर्ली वैदिक पीरियड के लोग दिख रहे हैं वो एरिया वहाँ पे कॉपर का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो ऐसा लगता है मानो अयास कॉपर के लिए ही यूज़ हो रहा है दिस वर्ड। इसी तरह से हमने ये भी देखा दैट लैंड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। उनके लिए उनके जानवर, उनके कैटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। तो ये सब चीज़ों पे हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया। इसी के साथ-साथ हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ट्राइबल पॉलिटी यहाँ पर भी डिस्कशन किया। हमने राजन के बारे में बात की, हमने यहाँ पर अलग-अलग असेंबलीज़ देखी, कैसे राजन जो है वो ट्राइबल चीफ होते हैं। उनकी पोजीशन पहले हेरिडिटरी नहीं होती थी लेकिन बाद में हेरिडिटरी हो गई और कैसे वो एब्सोल्यूट डिसीजंस नहीं ले सकते, एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है वो सिर्फ एक ट्राइबल चीफ हैं, उन्हें इलेक्ट किया गया है उनके कैपेबिलिटीज़ के आधार पर और वो यहाँ पर असेंबलीज़ में मीटिंग्स करके अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अलग-अलग तरह की असेंबलीज़ पे भी हमने डिस्कशन किया था, सभा, समिति, विदतगण। अगर आपने ये सब कुछ मिस किया है तो इस पर्टिकुलर सेशन से ठीक पहले वाला जो सेशन है उसको देखें। वहाँ पर आपको इससे जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ हमने पुरोहित जो है उन पर भी चर्चा की थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ द पॉइंट इज हमने देखा कि कैसे अर्ली वैदिक पीरियड में लोग ट्राइब्स में रहते हैं, लोग कबीलों में रहते हैं और ट्राइब्स के हेड भी होते हैं। राजन के रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये जो ट्राइब्स होती थी वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व रहती थी, एक दूसरे से फाइट भी करती रहती थी। ये भी हमने देखा। वो यहाँ पे फाइट कर रही हैं जानवरों के लिए, कैटल के लिए। नाउ द पॉइंट इज कि जब दो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या ये जो ट्राइब्स हैं ये अलग से कोई आर्मी मेंटेन करती हैं? क्या ये जो राजन यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या इनके पास कोई अलग से आर्मी है जिसको ये मेंटेन करते हैं? और समय आने पर जब किसी दूसरी ट्राइब पे अटैक करना है तो इस स्टैंडिंग आर्मी का यूज करते हैं? क्या ऐसी कोई भी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वैदिक पीरियड से? नहीं। देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी होती ही नहीं थी, अलग से कोई आर्मी मेंटेन ही नहीं की जाती थी, बल्कि पूरे ट्राइब के जो लोग हैं, ट्राइब की जो जनता है, वही यहाँ पर सैनिक बन जाते थे, सोल्जर बन जाते थे जब भी युद्ध की बारी आती थी। तो यहाँ पे अगर किसी दूसरी ट्राइब से युद्ध लड़ना है, उस पर अटैक करना है, तो ट्राइब के ही लोग हथियार उठा लेंगे और उसके बाद युद्ध लड़ेंगे। तो ये जो अटैक होगा, ये जो बैटल होगी दो ट्राइब्स के बीच में, इस बैटल को लीड करने वाले सेनानी या सेनापति कहलाता है। तो यहाँ पर एक टर्म हमें दिख रही है, सेनानी या सेनापति। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि ट्राइब का चीफ अलग हो और जब पूरी ट्राइब यहाँ पर युद्ध लड़ने जाती है तो उस समय
उस बैटलफील्ड के ऊपर ट्राइब के जो लोग हैं, जो सोल्जर्स बन के अब यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं, उनको लीड करने वाला, उनको कमांड करने वाला, उनको बताने वाला कैसे क्या करना है वो अलग हो। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म हमें दिख रही है सेनापति या सेनानी, राइट। इसी तरह से क्योंकि हमने देखा कि कैटल जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जानवर जो है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें नजर आता है, तो आप देखोगे कि हर ट्राइब के पास एक स्पाई होता था, गुप्तचर। ये जो गुप्तचर था, ये सारी की सारी जानकारी लाकर देता था। मान लीजिए हम यहाँ पर एक ही ट्राइब का पार्ट है और हम दूसरी ट्राइब के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पहले पता लगाएंगे कि उस ट्राइब में कितने जानवर हैं, उन्हें कहाँ बांधा जाता है, उस ट्राइब के लोग किस समय सो जाते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू उस ट्राइब के एरिया में एंटर हुआ जा सकता है और उसके जानवर जो हैं उनको पकड़ के लाया जा सकता है। ये सारी की सारी जानकारी गुप्तचर ही लाकर दिया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे दिखती हैं। इसी तरह से एक ट्राइब, बार बार हम ट्राइब, कबीला ऐसे बोल रहे हैं। ट्राइब के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे कि व्रात, ग्राम, शारदा, और इसी तरह से आपको विश और जन जैसे शब्द, जन जैसे वर्ड भी मिल जाएंगे ट्राइब के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल, जो होमोजेनियस यहाँ पे हम एक ग्रुप देख पा रहे हैं, ट्राइब देख पा रहे हैं, उसी की बात हो रही है। ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स के अंदर आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी। एक पूरा जो कबीला होता है, उस कबीले के अंदर परिवार है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, और फैमिली जो है उन्हीं को हम ग्रह कह रहे हैं। और फैमिली का जो हेड होगा वो कहलाएगा ग्रहपति। लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए अपने माता पिता के साथ रहते हैं, आप अपने सिबलिंग के साथ रहते हैं, आप अपने दादा दादी दादी जी के साथ रहते हैं, वो एक परिवार, एक घर हुआ। और फिर घर के मुखिया गृहपति। लेकिन आप देखते होंगे कि आपका एक पूरा कुल भी है। कुल का मतलब होता है एक्सटेंडेड फैमिली, पूरा कुल, यानी कि दूर के रिश्तेदार सब उसमें काउंट होंगे। तो यहाँ पे जो कुल है उसका मतलब भी परिवार है, लेकिन एक्सटेंडेड परिवार है। उस कुल का जो मुखिया है वो कुलपा या कुलपति कहलाता है। कुलपा या कुलपति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड भी मिलेगा। तो हमने देखा सेनापति, हमने पढ़ा गुप्तचर, हमने ट्राइब के लिए भी कुछ टर्म्स पढ़ी। इसी के साथ साथ हर ट्राइब में छोटे छोटे जो परिवार हैं, उन परिवारों के जो हेड हैं वो है गृहपति। एक्सटेंडेड फैमिलीज के हेड जो है वो कुलपा या फिर कुलपति कहलाते हैं। कुल एक्सटेंडेड फैमिली के लिए वर्ड यूज होता है, कुलपा या कुलपति जो है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली के मुखिया के लिए, हेड के लिए वर्ड यूज हो रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ और शब्द भी नजर आ रहे होंगे, जैसे कि बलि, बलि देना, कुछ ऑफर करना। यहाँ पे यू विल फाइंड इस टाइम पे इस ट्राइब के जो लोग हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के लोग, ये यज्ञ परफॉर्म किया करते थे। और यज्ञ परफॉर्म करते समय ये गॉड्स एंड गॉडेस जो हैं उनको वॉलेंटरीली ऑफरिंग दिया करते थे, कुछ ऑफर किया करते थे। अपने जानवर हो सकते हैं, फल फूल, ये सारी चीजें वो ऑफर कर सकते हैं। इवन काफी बार राजन को भी वॉलेंटरीली कुछ ना कुछ ट्राइब के लोग ऑफर करते रहते थे। कोई भी चीज जो वॉलेंटरीली ऑफर की जाती है, अपने आप से फोर्सफुली कलेक्ट नहीं की जा रही, लेकिन आप वॉलेंटरीली आगे बढ़कर उस चीज को देना चाहते हो, ऑफर करना चाहते हो, वो यहाँ पे कुछ भी मटेरियल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, जानवर वगैरह हो सकते हैं, उनको यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज बलि। फिर आता है अगला हमारा वर्ड, दैट इज व्रजपति। व्रजपति का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम सब एक ही कबीले में रहते हैं, हम एक ट्राइब का पार्ट है। ये जो ट्राइब है ये रिसोर्सेस की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। इस ट्राइब को एक नदी दिखती है, उस नदी के पास ये ट्राइब कुछ समय के लिए ठहर जाती है, कुछ समय के लिए वहां पर बस जाती है। तो वो जो सेटलमेंट है, पहले तो उस जगह को हम
यहाँ पे ग्राम कह देते हैं, इसीलिए ट्राइब के लिए ये वर्ड ग्राम यूज हो रहा है, क्योंकि ट्राइब के लोग ही तो वहां पर सेटल हो रहे हैं। तो उस जगह के लिए जहाँ पर वो सेटलमेंट बेसिकली हम बना रहे हैं वो ग्राम, और उस ग्राम का मुखिया ग्रामणी। ग्रामणी वर्ड जो है वो बहुत बाद में यूज होने लगा विलेज हेडमैन के लिए, लेकिन इसका यूज ऋग्वेद में भी मिलता है, ग्रामणी। हम व्रजपति की बात कर रहे थे, व्रजपति कौन है? तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए हमें एक नदी दिखी और हमने सोचा कि यहाँ पर तो नदी है, इसी के पास कुछ समय के लिए हम बस जाते हैं। लेकिन उस नदी के आसपास बहुत सारी घास भी थी, पास्चर फील्ड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रेजिंग फील्ड्स। और ये जो पास्चर फील्ड है, ये जो ग्रीन ग्रास है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे अपने जानवरों को चराने के लिए किया जा सकता है। अब ये जो पास्चर फील्ड्स हैं, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और ये पास्चर फील्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा ट्राइब का मेंबर कितने एरिया में अपने जानवरों को चरा सकता है, घास खिला सकता है, इस तरह से पास्चर फील्ड जो थी उसको भी क्या किया जाता था, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था, तो जिन लोगों को ज्यादा शेयर मिलता था पास्चर फील्ड का, उसी को व्रजपति कहते हैं। सो व्रजपति इज समवन जिसके पास पास्चर फील्ड का चारागाह ग्रेजिंग फील्ड जो है, ग्रीन ग्रास जो जानवरों को खिलाई जाती है, उसका सबसे बड़ा एरिया जिसे मिलता है, उसे व्रजपति कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट सेशन में ये पढ़ाया था कि लैंड एज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल सही है। इनके लिए लैंड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट द पॉइंट इज यहाँ पर हम ग्रीन ग्रास की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हरी घास की बात कर रहे हैं जिसे वो अपने जानवरों को खिला सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन ग्रास जो है जितने एरिया में फैली हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे, और जिसको सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है वो व्रजपति कहलाता है। अब व्रजपति कोई भी हो सकता है, अगर राजन को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है तो वो भी व्रजपति कहला सकता है। किसी पुरोहित को सबसे ज्यादा शेयर दिया जा रहा है घास का, तो वो यहाँ पे व्रजपति कहला सकता है। व्रजपति इज समवन जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हम कह सकते हैं शेयर होल्ड करता है पास्चर फील्ड्स में। सो दीज आर सम टर्म्स जो कि हमें ट्राइबल पॉलिटी से कनेक्टेड दिखती हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे ऋग्वेदिक टर्म्स बताऊंगी जिसकी मदद से हमें ये प्रॉपरली प्रूव हो जाएगा कि हाँ, ऋग्वेदिक पीरियड के लोग जो हैं वो पैस्टोरलिस्ट थे, वो यहाँ पर पशु पालन करते थे, उनके लिए उनके जो पशु हैं, उनके जो कैटल हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। बट उसी के साथ साथ वो खेती भी कर रहे थे, लेकिन खेती सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के रूप में हमें नजर आती है। कैसे पता चलेगा कि पैस्टरलिस्ट हैं और उनके लिए उनके जानवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें कैसे अंदाजा हुआ? ऋग्वेद में जब हमने देखा तो ऋग्वेद में अनेकों ऐसे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनका रूट वर्ड जो है वो गौ है। गौ का मतलब होता है काउ। बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका रूट वर्ड गौ है, यानी गौ शब्द से ही वो वर्ड बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि सबसे कॉमन वर्ड जो हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, दैट इज गविष्टि। गविष्टि का लिटरल मीनिंग तो होता है इन सर्च ऑफ काउज, लेकिन इस वर्ड को बैटल के लिए यूज किया जाता है, बैटल फॉर कैटल। जानवरों के लिए जो बैटल्स होती हैं, जो रेड्स होती हैं, उनके लिए इस गविष्टि वर्ड का यूज हो रहा है। और इसके कई सिनोनियम्स भी हैं, जैसे कि गवेषण, गोशु, गाव्य, इन सब का रूट वर्ड गौ ही है। इसी तरह से जो ट्राइब का मुखिया होता है, यानी कि जो राजन होता है, उसको काफी बार गोपा या गोपति भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कोई भी वेल्थी आदमी जिसके पास बहुत सारे जानवर हो, उसको गोमत कहते हैं। इवनिंग का जो समय होता है, जिस समय धूप बहुत कम हो गई है, ठंडी हवा चलती है, वो जो समय है वो गोधूली कहलाता है। ये भी गौ शब्द से ही बना है। ऐसे ही मॉर्निंग का जो टाइम है वो समगाव कहलाता है। ये सारे वर्ड्स ऋग्वेद में पाए गए हैं जिनका रूट वर्ड गौ है। एरिया मेजर करने के लिए या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है गवयुति या फिर गोचरमन। यहाँ पर भी गौ आपको वर्ड दिखेगा। बफेलो के लिए जो वर्ड ऋग्वेद में यूज किया गया है वो है गौरी या फिर गवाला।
अगेन गऊ से बना है। डॉटर यानी पुत्री के लिए, बेटी की बेटी, जैसे आप सब अपने नाना नानी के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, आप सब उनके दोहिता या दोहिती, दोहित्रा यही दोहित्री है। तो ये जो दोहित्र दोहित्री ये जो वर्ड आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसा जो दूध निकालने का काम करता है, हु मिल्क्स काउ, वहां से ये वर्ड आता है। लेकिन ये एक रिलेशन के लिए यूज किया जा रहा है, दोहित्रा दोहित्री। यहाँ पर भी रूट कनेक्शन जो है वो गऊ से ही है, काऊ से ही है। ऐसे ही आपको गोजित एक वर्ड मिलेगा, जो दूसरे कबीले के सारी गायें जो है वो जीत कर लेकर आ गया हो। गौपति जो वर्ड है वो यहाँ पर राजन के लिए भी यूज होता है, लेकिन इंद्रदेव के लिए भी गौपति शब्द का इस्तेमाल होता है, लॉर्ड ऑफ बैटल। तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनका रूट वर्ड गऊ है, और इससे हमें ऋग्वेदिक पीरियड में जो जानवर हैं, कैटल है, उनके महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी ऋग्वेद में दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें ये समझ आता है कि दीज पीपल वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको प्लॉ के लिए यानी हल के लिए जो शब्द मिलेगा, जिसका इस्तेमाल टिलिंग के लिए किया जाता है, लैंड की टिलिंग के लिए, खेतों की जुताई के लिए किया जाता है, वो है फाला, लंगल, सिरा। हो खनित्र कहला रहा है। सीकल, सीकल मतलब दराती, जिसकी मदद से फसल काटी जाती है, उसको दत्र या श्रेणी कहा जा रहा है। एक्स, एक्स के लिए यहाँ पे कुल्हाड़ी जो है, उसके लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो है परशु या कुलिशा। कल्टीवेटेड फील्ड, जिस जमीन के ऊपर खेती की गई है उसके लिए क्षेत्र वर्ड यूज किया जा रहा है। फॉरोज यानी कि जोती गई जमीन जो है, उसके लिए सीता शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे रामायण एपिक जो है उसमें गॉडेस सीता का नाम भी सीता इसलिए ही रखा गया था क्योंकि वो अपने पिता को जमीन जोते जाने पर जमीन के अंदर ही मिली थी, एक मटके के अंदर। इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया। इसी तरह से कुछ सीरियल यानी अनाज जो है उसके लिए भी वर्ड मिलता है, जैसे यव या धान्य। धान्य वर्ड आज भी यूज करते हैं हम, धन धान्य, धान्य धान चावल। उपजाऊ जमीन को उर्वरजित कहा जा रहा है। ये सब वर्ड्स ऋग्वेद में है और इन सभी शब्दों से ही हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो पैस्टरलिज्म और एग्रीकल्चर दोनों ही चीजें ऋग्वेदिक पीरियड में हमें नजर आती हैं। अब थोड़ा हम परिवार की तरफ बढ़ते हैं, फैमिली लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको फैमिलीज दिखेंगी जिनको ग्रह कहा जा रहा है। और ये छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी लार्ज जॉइंट यूनिट्स हैं जिन परिवारों की हम बात कर रहे हैं। और हर घर का एक मुखिया भी होता था जिसको ग्रहपति कहा गया। ग्रहपति। सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल थी। पेट्रियार्कल का मतलब होता है पिता की सत्ता। यानी जब हम गृहपति की बात कर रहे हैं, घर के हेड की बात कर रहे हैं, तो वो एक मेल मेंबर होगा। ये है पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये सोसाइटी पेट्रीलीनियल भी थी। देखो दोनों में अंतर होता है, एक वर्ड होता है पेट्रियार्कल और दूसरा जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो वो है पेट्रीलीनियल। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पेट्रियार्कल, देखो ऐसे, इसको हम थोड़ा इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं, जब हम यहाँ पे पेट्रियार्कल वर्ड यूज करते हैं या मेट्रियार्कल वर्ड यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे सिर्फ घर में किसकी सत्ता है, फाइनल से किसका है इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे, उसकी बात कर रहे होते हैं। पिता का है तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर माँ की सत्ता है तो मेट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पेट्रीलीनियल, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका लीनिएज कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। मेट्रीलीनियल भी वर्ड होता है। यानी अगर आप अपने, आप सभी यहाँ पर अपने सरनेम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो सरनेम आपके पिता का है तो आपका परिवार पेट्रीलीनियल है। अगर आप अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते हो या फिर अपने माता का जो परिवार है उसका सरनेम आप कैरी कर रहे हो, तो आपकी फैमिली
मेट्रीलिनियल है। तो ये जो सोसाइटी हम ऋग्वेदिक पीरियड में देख रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड जो हम देख रहे हैं, याद रखिए अभी हम सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, वो पेट्रियार्कल और पेट्रीलिनियल था। इसी तरह से यहाँ पे और कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, पुरुष जो है उसकी सत्ता आपको दिखती है। तो ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हिम्स हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। वो जो प्रेयर्स आप यहाँ पर देखते हो, उनमें आपको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेयर्स मिलेंगी, प्रेयर्स फॉर सन्स, बेटा जन्म ले, उसके लिए आपको प्रेयर्स मिलेंगी। लेकिन बेटियों के लिए इस तरह की कोई प्रेयर ऋग्वेद में नहीं पाई गई। तो क्या इसका मतलब है कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है? हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली आगे चलकर जो महिलाओं की स्थिति होगी, उसके मुकाबले ऋग्वेदिक पीरियड में जो कंडीशन है वो काफी बेटर है। कैसे? विमेन जो है वो सभा समितिज में पार्टिसिपेट करती हैं, वो अपने हस्बैंड्स के साथ मिलकर वॉलेंटरी ऑफरिंग्स भी कर सकती हैं। जब मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो सोसाइटी थी इसमें दोनों प्रकार के शादियां हो रही हैं, मोनोगैमी भी हो रही है और आपको पॉलीगैमी भी देखने को मिलेगी। मोनोगैमी का मतलब होता है एकल विवाह, एक हस्बैंड एक वाइफ। लेकिन पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा शादियां। तो पॉलीगैमी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉलीएंड्री जो यहाँ लिखा भी है, और एक होता है पॉलीगैनी। दोनों में क्या फर्क है? पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक से ज्यादा हस्बैंड्स, और पॉलीगैनी का मतलब होता है एक से ज्यादा वाइफ्स। तो पॉलीएंड्री और पॉलीगैनी प्लस मोनोगैमी, ये सभी तरह की शादियां इस समय में हुआ करती थी, अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में। इसी तरह से आपको यहाँ पे नियोग का सिस्टम भी नजर आएगा, जिसमें एक आदमी जो है उसका ब्रदर is actually helping that person's wife to conceive, that is niyog। यानी कि if there is some husband who is not actually able to help his wife to conceive via copulation, तो यहाँ पे उस हस्बैंड का जो ब्रदर है वो यहाँ पर कंसीव करने में वाइफ को हेल्प कर सकता है, दैट इज नियोग। तो ये नियोग प्रैक्टिस जो है वो भी हमें ऋग्वेदिक पीरियड में नजर आती है। आपको चाइल्ड मैरिज नहीं देखने को मिलेगी, विडो रीमैरिज जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेबल थी। इस तरह का समाज था ऋग्वेदिक पीरियड का। सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला तो सोशल डिफरेंस जो हमें यहाँ नजर आता है वो है दास और आर्य के बीच में। यानी कुछ ट्राइब्स हैं जो अपने आप को, अपने जीवन जीने के तरीके को, लाइफस्टाइल को सुपीरियर मान रही हैं, तो खुद को आर्य कह रही हैं, बिकॉज आर्य इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब ही सुपीरियर होता है। लेकिन फिर ये जो आर्यन ट्राइब्स हैं ये किसी भी दूसरी ट्राइब को, दूसरे ट्राइब के लोगों को, उनके रिचुअल्स को, उनके जीवन जीने के तरीके को यहाँ पर इंफीरियर मानते हैं, तो वो उन्हें दास कह रहे हैं, उन्हें दास्यु कह रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमें सोसाइटी में नजर आता है वो आर्यन एंड नॉन आर्यन ट्राइब्स के बीच में है, आर्य और दास या दास्यूस के बीच में है। लेकिन दूसरा सोशल डिफरेंस आपको विद इन ट्राइब भी देखने को मिलेगा, ट्राइब के भीतर भी देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे वॉर गेम्स जो है, मान लीजिए हमारी ट्राइब ने दूसरी ट्राइब पर अटैक किया, उस ट्राइब के सारे जानवर हम उठा कर लेकर आ गए। अब इन जानवरों को अपनी ट्राइब के सारे मेंबर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि सबको बराबर नहीं मिल रहा है। या तो मैं ये कह दूं सबको दो दो जानवर दिए जाएं, ऐसा नहीं हो रहा। किसी को ज्यादा शेयर मिल रहा है, किसी को कम शेयर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि जो वॉर बॉन्टी है, जो यहाँ पर वॉर में जीती गई जो जानवर वगैरह है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काफी बार राजन को या फिर जो पुरोहित होता है उनको ज्यादा शेयर मिलता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे ऋग्वेदिक पीरियड में। बाकी ये जो स्लाइड में चीजें लिखी हैं ये आगे आके आपको समझ आ जाएंगी।
मैं आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगी। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो भी हमने अभी तक यहाँ पे समझा है ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, वो ऋग्वेद के बेस पर पढ़ा है, ऋग्वेद के बेस पर हमने वो चीजों को समझा है। नाउ द पॉइंट इज, ऋग्वेद में क्या दिया गया है? हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था, ऋग्वेद जो है वो हिम्स का, मंत्रों का, शुक्तास का कंपाइलेशन है। शुक्त वर्ड का मतलब होता है हिम, मंत्र, उसका कंपाइलेशन है वो। तो ऋग्वेद में ये जो मंत्र वगैरह दिए गए हैं, ये मंत्र किस लिए हैं? क्या है इन मंत्रों में? एक्चुअल में दीज मंत्रास आर डेडिकेटेड टू गॉड्स। ये सभी मंत्र जो हैं वो उन गॉड्स को डेडिकेटेड है जिन गॉड्स की पूजा ऋग्वेदिक पीरियड के यानी अर्ली वैदिक पीरियड के लोग किया करते थे। और ये जो ऋग्वेदिक गॉड्स हैं, ये कोई और नहीं, ये नेचुरल फोर्सेस हैं। आसपास पाई जाने वाली नेचुरल फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगी गॉड के रूप में। कैसे? अब यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड के लोग अपने चारों ओर जो भी नेचर में देख रहे थे, जब वो उसके होने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो वो उसे गॉड मान रहे थे। जैसे उन्हें ये नहीं समझ आ पा रहा था उस समय में कि आखिर बारिश क्यों होती है, तो बारिश के उन्होंने देवता बना दिए इंद्रदेव। उनका कहना था कि इंद्रदेव ही वर्षा करवाते हैं। उसके बाद जब वो फायर के पास जाते थे तो उनको बहुत गर्मी महसूस होती थी, गर्माहट महसूस होती थी, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, फायर में ही ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये गर्माहट है। तो उन्होंने फायर गॉड बनाए अग्निदेव। फिर वो जब पानी को देखा तो उन्होंने देखा कि पानी जो है उसका कोई प्रॉपर रंग रूप आकार नहीं होता। जिस जिस पॉट में, जिस शेप साइज के पॉट पे आप डालोगे वही शेप साइज वो ले लेता है। ठीक है, उसका कोई रंग नहीं है, उसमें कोई रंग मिला दोगे वो उसी रंग का बन जाता है। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पानी का नेचर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने पानी के देवता बना दिए वरुण देव। इसी तरह से एक पौधा होता था सोम, जिसकी मदद से एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक बनती थी, सोमरस। वो जो सोमरस है वो उस पौधे से बनता था, उस पौधे को भी यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया, देवता के रूप में पूजा जाने लगा। यानी जो भी ये अपने चारों ओर नेचर में देख रहे हैं, जो भी ये अपने चारों ओर प्रकृति में देख रहे हैं, उसी को वो क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, और पर्सोनिफाई करके उसकी पूजा कर रहे हैं। इन सभी देवी देवताओं में सबसे प्रोमिनेंट ये चार थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। फीमेल डिविनिटीज भी हैं, यानी कि आपको गॉडेसेस भी नजर आएंगी, जैसे कि अदिति, उषा। अदिति और उषा कौन है? यहाँ पे सुबह के समय में और शाम के समय में, यानी कि संध्या के समय में, अगर आपने कभी आसमान देखा है तो आसमान में आपको क्या नजर आएगा? बहुत खूबसूरत रंग, सूर्य की रोशनी जो है। अभी तो हम ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं साइंस की मदद से कि कैसे सूर्य की जो रोशनी है, वाइट लाइट है, उसकी वाइट लाइट जो है वो अलग-अलग 7 कलर्स से मिलकर बनती है। हर कलर जो है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है। वो सब साइंस की मदद से आज हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जो रंग यहाँ पे आसमान में फैला हुआ है वो नीला है। सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे सूर्योदय से के टाइम पे और सूर्य छुपने के दौरान लाल रंग क्यों नजर आता है, वो सब कुछ हम साइंस की मदद से आज एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उस समय में ये जो खूबसूरत संध्या और सुबह के समय में जो आसमान बन जाता था, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो, तो उन्होंने अदिति और उषा गॉडेस बना दिया इस प्रकृति को। तो यहाँ पर आपको मेल गॉड और फीमेल गॉड दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मेल गॉड जो हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट देखे जा सकते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। यहाँ पे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये चारों मेल गॉड्स हैं। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर ये इन गॉड्स की वर्शिप कर रहे हैं? यस, वर्शिप भी कर रहे हैं, और वर्शिप का एक तरीका भी है, इनकी पूजा करने का एक तरीका भी है, एक प्रकार भी है। ये आखिर क्या करते हैं? ये यहाँ पर वर्शिप करते समय एक तरीके से यज्ञ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा है। ये जो यज्ञ है इसमें अग्नि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अग्नि को मीडिएटर माना गया है गॉड के बीच में और धरती पे रहने वाले लोगों के बीच में। यज्ञ परफॉर्म करते हैं, यज्ञ इज देयर मोड ऑफ वर्शिप, और यज्ञ के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं जिनको ऋग्वेद में कंपाइल किया गया है। इस टाइम पर यहाँ पर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एनलाइटन होना है,
इस यूनिवर्स के रहस्य को समझना है, कैसे सब कुछ क्रिएट हुआ, मेरे जीवन का, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस इस टाइम पे डेवलप नहीं हुए थे। और इसी वजह से ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग हैं, जब वो यहाँ पर इन गॉड्स की पूजा करते थे, तो वो मोक्ष नहीं मांगते थे। वो यहाँ पे एनलाइटनमेंट जो है वो नहीं मांगते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हे ईश्वर, हमें यहाँ पे इस धरती, इस पूरे जीवन के सत्य के बारे में बताइए, ऐसा नहीं था। ऋग्वेदिक पीरियड में लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते थे। जब वो वर्शिप करते थे, वो कहते थे हे ईश्वर, हमारा हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, हमें बहुत सारे जानवर मिलते रहें, ये जानवरों का शरीर भी स्वस्थ रहे, हमें समय पर भोजन मिलता रहे। यही सारी चीजें ऋग्वेदिक पीरियड के लोग मांगा करते थे। यही सारी चीजों के लिए वो पूजा पाठ किया करते थे। तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन अभी हमने फिलहाल किया वो ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में था। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड के बाद यहाँ पर चीजें बदलने लग जाती हैं। कुछ समय के बाद आपको चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे, और वही चेंजेस हम लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड उन्हीं चेंजेस के बारे में है। ये चेंजेस किस टाइप के थे, उन्हें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा, और ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इस अर्ली वैदिक पीरियड को हमने ऋग्वेद की सहायता से पढ़ा है, ऋग्वेद की मदद से पढ़ा है। ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल, यानी कि ऋग्वेद के 10 वॉल्यूम्स हैं। 10 वॉल्यूम्स में ऋग्वेद के मंत्र कंपाइल हुए हैं। अब ये जो 10 वॉल्यूम्स हैं, इसमें से 2 to 7, सेकेंड वॉल्यूम से लेकर सेवेंथ वॉल्यूम तक, सेकेंड वॉल्यूम से लेकर सेवेंथ वॉल्यूम तक जो ऋग्वेद के मंडल्स हैं वो सबसे पुराने हैं, यानी कि इनमें जो मंत्र हैं वो सबसे पुराने हैं। और क्योंकि ये सबसे पुराने मंत्र हैं, तो ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब हम ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल की बात करते हैं, एट्थ मंडल की बात करते हैं, नाइन्थ और 10th मंडल की बात करते हैं, तो इन मंडल्स में जो भी मंत्र हैं, वो मंत्र हमें अर्ली वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि इन मंत्रास में हमें एक ट्रांजिशन नजर आता है, और ये हमें लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी देते हैं। यानी लेटर वैदिक पीरियड को स्टडी करने के लिए हम ऋग्वेद के फर्स्ट, एट्थ, नाइन्थ और 10th मंडल्स को रेफर करेंगे, एंड अलोंग विद दैट रेस्ट ऑफ द वैदिक टेक्स्ट, जिसमें आपका सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, और अथर्ववेद आता है। एंड देर आर अदर टेक्स्ट ऑल्सो, लेटर वैदिक टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ब्राह्मणास हैं, आरण्यक उपनिषद, धर्मशास्त्रास, वो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी इन सारे टेक्स्ट से हम कवर करने वाले हैं। तो आखिर लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या? यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड पे फोकस करोगे, तो ये समय मैक्स मुलर ने दिया है लेटर वैदिक पीरियड को 1000 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच। लेटर वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड के मुकाबले बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में जिस तरह की लाइफस्टाइल थी, जिस प्रकार का जीवन था, उससे बहुत सारे चेंजेस, उस लाइफस्टाइल से बहुत अलग आपको चीजें लेटर वैदिक पीरियड में दिखेंगी, नजर आएंगी। पहले आप क्या देख रहे थे? पहले आप ये देख रहे थे कि कैसे ट्राइब का जो हेड होता था, राजन, ये राजन ट्राइब का ही एक पार्ट होता था। राजन जो है वो ट्राइब के लोगों के ही बराबर होता था। बस क्योंकि वो कैपेबल है लीड करने के लिए, उसलिए उसको लीडर बनाया गया है, ताकि वो ट्राइब को लीड करे, उनका ध्यान रखे। बाकी राजन और बाकी के ट्राइबल लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये डिफरेंसेस डेवलप होंगे। राजन ट्राइब के बाकी लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्राइब के लोगों के बीच में और राजन के बीच में एक गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये राजन जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी, वो हेरिडिटरी हो जाएगी। ये राजन जो सभा समितिस की एडवाइस पर चलता था, अब ये एब्सोल्यूट मोनार्क के रूप में डेवलप होगा। ये सब कुछ लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है। लेकिन क्यों?
ऐसा क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई? इसे समझने के लिए हमें पुरोहित्स के द्वारा इस्टेब्लिश्ड आइडियाज को समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पुरोहित्स क्या कर रहे हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द पॉइंट इज अगर आप पुरोहित यानी प्रीस्ट, जब आप पुरोहित्स को देखते हैं तो देर आर, ऐसा बोलते हैं दैट देर आर 33 टाइप्स ऑफ पुरोहित। देर आर 33 टाइप्स। लेकिन ये जो 33 टाइप्स हैं, इन 33 टाइप्स में देर इज वन टाइप जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वो पुरोहित होते थे जो जब यज्ञ परफॉर्म किया जाता था तो उस समय राजन के साइड में बैठ के राजन को असिस्ट करते थे कि यज्ञ के दौरान राजन को क्या क्या करना है, कब उन्हें अग्नि में फल देना है, कब उन्हें घी डालना है, वो सारी चीजें ब्राह्मण बताते थे। दूसरे टाइप के पुरोहित भी होते थे, जैसे कि आपको उदगत्री। उदगत्री भी एक टाइप के पुरोहित होते हैं। उदगत्री का काम क्या होता है? उदगत्री जो है वो पूरे यज्ञ के दौरान मंत्र पढ़ते रहते हैं। मतलब ब्राह्मण का काम सिर्फ ये होता था कि वो राजन को बताएंगे कि आपको इस यज्ञ के इस स्टेप में क्या करना है। ठीक है, अभी फ्रूट ऑफर करना है या फिर कोई स्वीट ऑफर करनी है, वो सब कुछ अग्नि के अंदर जो ऑफर करना है वो बताते हैं। लेकिन उदगत्री क्या करते हैं? पूरे यज्ञ में एक साइड में बैठ के मंत्र जाप करते हैं, मंत्र रिसाइट कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुरोहित्स। लेकिन ब्राह्मण्स जो हैं वो राजन्स की प्रॉक्सिमिटी में, मतलब बहुत ही क्लोज बैठा करते थे और वो सबसे करीब होते थे राजन के। धीरे धीरे करके लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स जो हैं वो बाकी पुरोहित्स के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर हो गए और उन्होंने समाज के रूल्स इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, सोसाइटी के लॉज जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो लॉज आ रहे थे, इन लॉज को जस्टिफाई कैसे किया गया? कैसे यहाँ पर पुरोहित्स ने इस सोसाइटी को ये समझाया कि ये लॉज इम्पोर्टेंट हैं और इन लॉज को हमें फॉलो करना चाहिए? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो पुरोहित्स थे, ब्राह्मण्स थे, इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्स को देखना शुरू किया, अपने आसपास की लाइफ को देखना शुरू किया और इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। किस टाइप के क्वेश्चंस? कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ होगा, ये जीवन कैसे चलता है, इज देयर समथिंग विच इज इमॉर्टल, जिसको कभी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? तो ये सारे क्वेश्चंस पुरोहित्स के दिमाग में आने लग गए। अब पुरोहित्स ने ये रियलाइज किया कि ये पूरा यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो लॉज फॉलो करती है। आप खुद देख लीजिए, आपके चारों तरफ एक पेड़ का उगना, एक बच्चे का जन्म लेना, बल्कि पृथ्वी का रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो भी कुछ लॉज फॉलो करता है। तो पुरोहित्स को ये लगा कि अगर पूरा यूनिवर्स कुछ लॉज फॉलो कर रहा है और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स अगर हमें पता करने हैं तो हमें अपने आप को भी इन सीक्रेट्स के साथ अलाइन करना होगा और इसीलिए हमें भी यहाँ पर अपनी लाइफ में रूल्स लाने पड़ेंगे, नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, लॉज लाने होंगे। जब पूरा यूनिवर्स यहाँ पे लॉज फॉलो कर रहा है तो हम क्यों नहीं? और इस तरह से धीरे धीरे करके रूल्स, लॉज, सोशल नॉर्म्स डेवलप होने लगे। दिस इज वन ऑफ दी थियोरीज। ये एक इंटरप्रिटेशन है इन लॉज के आने की। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि इन लॉज को इसलिए लाया गया ताकि ब्राह्मण्स जो हैं वो सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सके और इस सोसाइटी में हमेशा एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पर बने रहें। सो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये बात सही है कि लेटर वैदिक पीरियड में काफी सारे रूल्स डेवलप होने लग गए, लॉज डेवलप होने लग गए, जीवन के हर चीज से जुड़े हुए लॉज। और सबसे पहली चीज जो देखी गई वो थी वर्ण सिस्टम। क्या है वर्ण सिस्टम? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, अभी हमने बात की थी ना कि जो मंडल्स हैं, 10th मंडल जो है उसका इस्तेमाल हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए करते हैं। तो ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें एक मंत्र दिया गया है और उस मंत्र को हम पुरुष सूक्त कहते हैं। पुरुष सूक्त।
शुक्त का मतलब मंत्र हुआ, हिम हुआ। ये पुरुष शुक्त क्यों कहला रहा है? क्योंकि इस शुक्त में, इस हिम में ये बताया गया है कि कैसे एक कॉस्मिक एंटिटी, ह्यूमन जैसी दिखने वाली एक कॉस्मिक एंटिटी हुआ करती थी, जिसे पुरुष कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पुरुष शुक्त के बारे में। तो पुरुष शुक्त में क्या दिया हुआ है? पुरुष शुक्त में एक कॉस्मिक एंटिटी की बात की गई है, जो मनुष्य जैसा ही एक तरह से हुआ करता होगा, और पुरुष कहा जा रहा है उस कॉस्मिक एंटिटी को। इस शुक्त में, ऋग्वेद के 10th मंडल में जो पुरुष शुक्त है, उसमें ये बताया गया है कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स का जन्म हुआ। जैसे ये कहा जा रहा है कि मंत्रों को याद रखने के लिए और मंत्रों का उच्चारण करने के लिए यहाँ पर हेड और माउथ वाला जो पार्ट है उसकी जरूरत है। तो ये जो सेक्शन था, यानी कि ये जो कॉस्मिक एंटिटी है, इनका जो हेड और आपका माउथ वाला पार्ट है, ये जो हिस्सा है, यहाँ से ब्राह्मण्स का जन्म हुआ है। उसके बाद आती है बुझाएं, जो तलवार उठाने के लिए है, युद्ध लड़ने के लिए है। तो ये जो हिस्सा है, यहाँ से आप देखेंगे कि क्षत्रियों का जन्म हो रहा है, क्षत्रिय यानी वॉरियर्स। उसके बाद लोअर बॉडी पार्ट, थाई वाला पार्ट आता है। ये वो हैं जो कि आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, फार्मर्स होंगे। उनका जन्म कॉस्मिक एंटिटी पुरुष जो है उनके थाई वाले पार्ट से हो रहा है, और इन्हें हम वैश्य कह रहे हैं। ठीक है, इसमें फार्मर्स भी आते हैं, इसमें ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वगैरह सब आते हैं। और उसके बाद फीट, जिसके ऊपर पूरा शरीर टिका है, उन्हें शूद्र कहा गया। वहां से जिनका जन्म हुआ वो शूद्र कहलाए। शूद्र मोस्टली क्या करते थे? शूद्र जो है अपने से ऊपर के जो वर्ण हैं उनकी सेवा करते हुए देखे गए हैं। ये जो पूरा सिस्टम आप यहाँ पे 10th मंडल में देख सकते हो, इसी को वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ण सिस्टम कहा जा रहा है। इसी को हम वर्ण सिस्टम कह रहे हैं, राइट? अब एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो पुरुष शुक्त है, ये जो वर्ण सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, ये ऋग्वेद के 10th मंडल में दिया गया है। और ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, आप यहाँ पे ये रियलाइज करोगे कि ऋग्वेद का 10th मंडल जो है, उसके जो मंत्र होंगे, वो मंत्र उस समय कंपोज किए होंगे जब हम अर्ली से लेटर वैदिक पीरियड में एंटर हो रहे हैं। तो ये जो वर्ण सिस्टम 10th मंडल में दिया है, उस शुक्त में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी होगा, बल्कि ये पूरा वर्ण सिस्टम प्रोफेशन बेस्ड था। आप क्या काम कर रहे हो उसके ऊपर ये पूरा वर्ण सिस्टम टिका हुआ था। यानी एक ही परिवार के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग वर्ण के लोग दिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा भी था कि कुछ समय के बाद आपको ये पॉइंट समझ भी आएगा कि कैसे एक ही फैमिली के अंदर आपको वॉरियर भी नजर आ जाएंगे, प्रीस्ट भी नजर आ जाएंगे, ट्रेड वगैरह करने वाले भी नजर आ जाएंगे। तो एक ही परिवार के अंदर मान लीजिए 3 भाई हैं। एक ने सोचा कि वो यहाँ पे मंत्रों को सीखेगा, तो वो ब्राह्मण कहलाए। एक ने यहाँ पे सोचा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉरियर बनेंगे, तो वो क्षत्रिय कहलाए। और एक जो है वो खेती कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या कहला रहा है? वैश्य कहला रहा है। तो एक ही परिवार में आपको अलग अलग वर्ण के लोग मिल जाएंगे। लेकिन विद टाइम ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो वर्ण सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी बन गया। यहाँ की यानी कि कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा जन्म से ही बाय बर्थ ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो आगे चलकर ब्राह्मण वाला काम करे या ना करे। इस तरह की चीजें बाद में डेवलप हुई। वर्ण सिस्टम जब ऋग्वेद के अंदर हमें नजर आता है तो वो प्रोफेशन बेस्ड है, लेकिन सोसाइटी में उसको बर्थ पर आधारित बाद में कर दिया गया। ऐसे आपको यहाँ पे क्या दिखता है? ऐसे आपको क्या चीज नजर आती है? आपको यहाँ पे वर्ण सिस्टम नजर आता है लेटर वैदिक पीरियड में। कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी थे जिनको किसी भी वर्ण में फिट नहीं किया जा पा रहा था, और उस वजह से उन प्रोफेशंस की जातियां बनाई गई। तो आपको वर्ण सिस्टम के ही कंटेम्प्ररी कास्ट सिस्टम यानी कि जाति भी नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉटर है,
तो वो तो मटका बनाता है, ना वो खेती कर रहा है और ना ही वो एक तरीके का व्यापार कर रहा है। लेकिन वो मटके जरूर बना रहा है जिसमें कुछ डालकर व्यापार किया जा सकता है। तो ये जो पॉटर है, इसको यहाँ पर किस वर्ण में फिट किया जाए प्रोफेशन के बेस पर, वो चीज क्लियर नहीं हो रही थी। इसी वजह से ये जो पॉटर है, इनकी अलग से एक ग्रुप बना दिया गया, जाति बना दी गई, जिसे कुम्हार कहा गया। आप देखोगे कि वर्ण तो चार ही थे, लेकिन जातियां बहुत सारी थी। और जातियां उन प्रोफेशंस की बनाई गई जो कि वर्ण सिस्टम में किसी भी वर्ण में फिट नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से। तो वर्ण और जाति दोनों प्रोफेशन बेस्ड थी। यानी एक ही परिवार में एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा कुम्हार हो सकता है। लेकिन विद टाइम जाति और वर्ण व्यवस्था दोनों ही कैसी बन गई, बर्थ पर आधारित हो गई। यानी एक कुम्हार है तो उसका जो बच्चे हैं वो जन्म से ही कुम्हार जाति में ही कहलाएंगे, चाहे वो आगे चलकर वॉरियर बने या ट्रेड करें या फार्मिंग करें। इस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। वर्ण जाति सिस्टम जो है वो आप लेटर वैदिक पीरियड में आता देखोगे। इसी तरह से एक और सिस्टम आया जिसे हम आश्रम सिस्टम कहते हैं। आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम में क्या किया गया, एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है उसकी जो ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन है उसको 100 ईयर्स माना गया और उसको 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। लाइफ के फर्स्ट 25 ईयर्स जो थे, हर पार्ट 25 ईयर्स का है। लाइफ के फर्स्ट 25 ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट 25 ईयर्स यानी 50 साल की उम्र तक का समय, उसके बाद नेक्स्ट 25 ईयर्स 75 ईयर्स की उम्र तक का समय और फिर लास्ट में 100। तो फर्स्ट 25 ईयर्स जो है उसको कहा गया ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट लाइफ के 25 ईयर्स को गृहस्थ कहा गया और उसके बाद आता है वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद आता है सन्यास। यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पर ये जो ब्रह्मचार्य आप जीवन देख रहे हो ये एक्चुअल में स्टूडेंट लाइफ है। जिस समय में आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन आता है जो कि फैमिली लाइफ है। और ये फैमिली लाइफ कहाँ से शुरू होती है, ये फैमिली लाइफ शुरू होती है विवाह से। तो ब्रह्मचार्य से गृहस्थ में आप कैसे एंटर हो रहे हो, वाया सम सिस्टम जिसे हम विवाह कह रहे हैं। उसके बाद वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ नाम से तो लग रहा है कि वानप्रस्थ मतलब वन में ही प्रस्थान कर गए, वन में चले गए, जंगल में चले गए, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है रिटायरमेंट। इसका मतलब होता है रिटायरमेंट पीरियड। रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि आप तो अपने रिटायरमेंट फेज में हो और आपके बच्चे जो हैं वो अब गृहस्थ जीवन में हैं, वो अब फैमिली लाइफ में हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रहे होते हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो अभी नई नई फैमिली लाइफ में एंटर हुई है उसे आप गाइड करते हो। दैट इज रिटायरमेंट। दैट इज व्हाट वानप्रस्थ इज। उसके बाद सन्यास आता है, बट सन्यास इज बेसिकली ऑप्शनल। इसका मतलब है सारे रिलेशंस वगैरह से डिटैच हो जाना, जंगल में चले जाना और अपने लाइफ के लास्ट ईयर्स जो हैं उनको काफी पीसफुली मेडिटेशन करते हुए गुजारना। ये ऑप्शनल होता था। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोई जंगल चला जाए। कुछ लोग वानप्रस्थ को ही कंटिन्यू करते थे और कुछ लोग ऐसे होते थे जो परिवार को छोड़कर सारी रिलेशन से डिटैच होके संन्यास जीवन में चले जाते थे और कोशिश करते थे इस जीवन के सच को जानने की, मोक्ष, लिबरेशन की। सो वर्ण सिस्टम आ गया, जाति सिस्टम आ गया, आश्रम सिस्टम आप यहाँ पर आते हो देखोगे। सो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम्स जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हो रहे हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स को, लॉज को डिफाइन कर रहे हैं। लेटर वैदिक पीरियड पे अभी डिस्कशन बाकी है। इस डिस्कशन को हम हमारे अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। यूट्यूब पर 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप ये कह सकते हो कि ब्लैकआउट वीक होगा ये, लास्ट वीक। यानी कि आपको क्लासेस यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन उस समय आप यहाँ पर क्लासेस कहाँ देख पाएंगे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि स्पेशल क्लासेस के रूप में।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो ये पूरी की पूरी सीरीज आप देख रहे हो, इस सीरीज में हमने अभी तक जितना भी एरिया कवर किया है, जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, उन सभी टॉपिक्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस, उन सभी से जुड़े हुए मेंस की किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस वही टॉपिक्स पे जो अभी तक हमने इस सीरीज में किए हैं, वो आप मेरे साथ कर पाओगे 25 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो इस एक वीक में मैं आपको यूट्यूब में नहीं, लेकिन स्पेशल क्लासेस में ज़रूर मिलूंगी। सुबह 8 बजे क्लासेस भी नहीं होंगी, क्लासेस जो हैं दूसरे एडुकेटर्स के साथ। आप सुबह 8 बजे आ सकते हैं और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको मेरे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें इन क्लासेस को। रेस्ट अनअकैडमी प्लस जो है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702। ये ऑफर 25 अगस्त तक ही वैलिड है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2024 भी लाइव है। आप यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सुपर कॉम्बैक्ट भी होने वाला है। आप देखते ही हो कि ये हर संडे होता है, तो 27 को भी ये टेस्ट जो है वो शेड्यूल्ड है। ज़रूर इसको ज्वाइन करें सुबह 11 बजे। और अमेजिंग प्राइजेस हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगले सेशन में हम लेटर वैदिक पीरियड में होने वाले दूसरे बदलावों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।